कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे लोगों को अपना शहर छोड़कर भागते हुए देखते हैं। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। तभी अचानक एक आदमी लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से बहुत सारा पानी बाहर निकल आया, जैसे उसने झील का पानी पी लिया हो। पास में रखा रेडिएशन मापने वाला यंत्र तेजी से ऊपर जा रहा था। यह देखकर एक बुजुर्ग आदमी डर गया। उसने अपने हाथ देखे, वे धूल और राख से भरे थे। जब उसने पीछे देखा तो उसे कुछ बहुत डरावना दिखाई दिया। इसी बीच भीड़ और ज्यादा डर गई। लोग आगे की तरफ भागने लगे। सबको डर था कि कहीं वे परमाणु विकिरण की चपेट में न आ जाएं। पूरे शहर में हालात बिगड़ चुके थे। लोग अपने कपड़े और जरूरी सामान बैग में भरकर शहर छोड़ रहे थे। हालात ऐसे हो गए थे कि जो डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते थे वे भी अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। टीवी पर लगातार खबरें आ रही थीं कि परमाणु विकिरण बहुत ज्यादा फैल चुका है, लेकिन एक छोटी नर्स ऐसी थी जो नहीं भागी। वह अब भी अस्पताल में थी और विकिरण से बीमार हुए मरीजों की देखभाल कर रही थी। सड़कों पर गाड़ियां फंस चुकी थीं। ट्रैफिक पूरी तरह जाम था। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल भाग रहे थे। हर कोई बस वहां से निकल जाना चाहता था। बस, ट्रेन और दूसरे साधन सब भर चुके थे। कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। सारी फैक्ट्रियां खाली हो गई थीं। मशीनें चल रही थीं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। जो सामान बन रहा था उसे भी वहीं छोड़ दिया गया। शेयर बाजार गिर चुका था। हर तरफ नुकसान ही नुकसान था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरिया दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। ये सब अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बड़ा हादसा था। ये हादसा कुदरत की वजह से भी हुआ और इंसानों की गलती से भी। हादसे से एक रात पहले कुछ अजीब हुआ था। बहुत सारे चूहे नालियों से बाहर आ गए थे। वे झुंड बनाकर बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबने पहले से तय कर लिया हो। वे सीधे पानी की तरफ जा रहे थे और उसमें कूद रहे थे। ये किसी बड़े खतरे का संकेत था। अगली सुबह उसी इलाके में जोरदार भूकंप आया। भूकंप इतना अचानक था कि लोग घबरा गए। जो लोग काम कर रहे थे वे भी इधर उधर भागकर छिपने की जगह ढूंढने लगे। उसी समय बूढ़े पार्क घर लौट रहे थे। वे दूर देखते जा रहे थे जैसे उन्हें कुछ गलत होने का डर हो। जब पार्क परमाणु बिजली घर पहुंचे तो वही हुआ जिसका डर था। रिएक्टर को ठंडा रखने वाले सिस्टम के वाल्व में दरार पड़ गई थी। ठंडा पानी बाहर निकल रहा था। असल में इस समस्या को पहले ही ठीक किया जा सकता था। पार्क ने कई बार कहा था कि मरम्मत जरूरी है। उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन बड़े लोगों को लगा कि पैसे और अर्थव्यवस्था ज्यादा जरूरी है। उन्होंने इस बात को हल्के में लिया। एक आदेश निकालकर पार्क को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह एक नए और अनुभवहीन आदमी को प्रमुख बना दिया गया। भूकंप के बाद सच्चाई सामने आ गई। टीम लीडर ने पार्क से कहा कि अब तुम जिम्मेदार नहीं हो, ज्यादा बोलो मत। लेकिन इन्हीं लोगों की लापरवाही की वजह से हालात और खराब हो गए। कुछ मजदूर दरार को वेल्डिंग से बंद करने लगे। वे जल्दी काम खत्म करना चाहते थे ताकि वहां से निकल सकें। इसी जल्दी में उन्होंने सही निर्देश नहीं माने। गलत काम की वजह से पाइप के अंदर दबाव बढ़ गया। ऊपर की पाइपलाइन हिलने लगी। जिम्मेदार अधिकारी ने बस ऊपर देखा, लेकिन खतरे को नहीं समझा। उसी पल कई जगहों से पाइप फट गए। ठंडा पानी हर तरफ फैल गया। मजदूर डर के मारे वहां से भागने लगे। कुछ मजदूर अपने घायल साथियों को उठाकर तेजी से बाहर ले गए। फिर सब लोग कपड़े बदलने वाले कमरे की तरफ भागे ताकि वहां से निकल सकें। कोई भी यहाँ अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। उस समय हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। छोटा मोटा आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। वह वहां से हटकर खुद दरार को ठीक करने चला गया। रेहा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और मजबूरी में वहीं रुक गया। उधर कंट्रोल रूम में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। पाइप में आई दरार की वजह से ईंधन की छड़ें हवा के संपर्क में आ गईं। इससे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनने लगी। रिएक्टर के अंदर का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऊपर से आदेश आया कि गैस बाहर निकालनी होगी ताकि दबाव कम किया जा सके। लेकिन बात बाहर न फैले, इसके लिए लोगों को फायर ड्रिल के नाम पर हटाने का फैसला किया गया। ये खबर सुनते ही मजदूरों में हड़कंप मच गया। सबको अपनी जान की पड़ी थी, लेकिन बड़ी परेशानी ये थी कि बाहर निकलने का रास्ता बंद था। खबर मिलते ही सुपरवाइजर घबरा गया। वह मजदूरों पर चिल्लाने लगा। बाहर पहले से ही ट्रैफिक जाम था, इसलिए लोगों को निकालने में और देर होने वाली थी। उधर न्यूक्लियर प्लांट की हालत भी और खराब होती जा रही थी। अंदर का दबाव अब खतरनाक सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन ऊपर से अब तक कोई साफ फैसला नहीं लिया गया था। ऐसे हालात में बूढ़े पार्क ने खुद फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने तुरंत गैस बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन जब उन्होंने स्विच दबाया तो वह खुला ही नहीं। तभी एक तकनीशियन ने कहा कि गैस हाथ से भी निकाली जा सकती है। पार्क ने तुरंत नक्शा निकाला और सही जगह ढूंढी। फिर कुछ लोगों को उस जगह भेजा गया। जब मजदूर मिलकर वाल्व खोलने ही वाले थे तभी बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ। तेज झटका चारों तरफ फैल गया। पत्थर ऐसे उड़ने लगे जैसे आसमान से गिर रहे हों। कई किलोमीटर तक के घर बुरी तरह टूट गए। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हर तरफ तबाही मच गई। अंदर मौजूद कई मजदूर मलबे में दब गए। इन युग ने अपने साथियों को पत्थरों के नीचे दबा देखा। वह उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी बोले कि सिर्फ ठंडा पानी लीक हुआ है। लोगों को सुरक्षित हटा लिया गया है। ये बस एक छोटी सी घटना है और जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ बहुत सारे फायर फाइटर बाहर जमा थे। टीम लीडर ने अंदर की हालत पूछी। उसे बताया गया कि रेडिएशन बहुत ज्यादा है। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। टीम लीडर भी बेबस होकर सब देखता रहा। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसी बीच इन ह्यूग की गर्लफ्रेंड योनजू वहां
वहाँ पहुँच गई। वह इन ह्यूक को ढूंढने आई थी, लेकिन फायर फाइटरों ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। उस समय इन ह्यूक और स्टेशन मैनेजर घायल लोगों को सहारा देकर बाहर ला रहे थे। आखिरकार इन ह्यूक और योंजू की मुलाकात हुई। पूछने पर पता चला कि घर वाले सुरक्षित हैं। योंजू चाहती थी कि इन ह्यूक उसके साथ शेल्टर चला जाए, लेकिन इन ह्यूक ने घायल साथियों को देखा, उसने भागते हुए रेस्क्यू लोगों को देखा और उसने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। फायर फाइटरों के रोकने पर इन ह्यूक और योंजू के बीच दूरी बढ़ती चली गई और यही उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। ये किसी एक गाड़ी की हार नहीं थी। अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़े पार्क आगे की तरफ दौड़ पड़े। टीम लीडर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सोच लिया, अंदर जाना भी मौत है, बाहर खड़े रहना भी मौत है। आखिरकार फायर फाइटर आगे बढ़े। उस समय अस्थायी इलाज की जगह के अंदर हर तरफ घायल लोग पड़े थे। चारों ओर दर्द से कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। हालात देखकर दिल दहल जाता था। इसी बीच जेह्योक लगातार लोगों की मदद कर रहा था। तभी अचानक सहारा देने वाली जगह फिसल गई। ठंडा पानी सीधे जेह्योक पर गिर पड़ा और वह पूरी तरह भीग गया। यह बहुत बुरा था क्योंकि इस पानी में बहुत ज्यादा रेडिएशन था। कुछ ही पलों में जेह्योक के पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया। इधर पार्क को लगा कि फायर फाइटर पीछे हट रहे हैं। उसने उन्हें रोक कर पूछा तो पता चला कि वे पीने का साफ पानी लेने जा रहे हैं। ये सुनकर पार्क को बहुत गुस्सा आया। उसने फायर ब्रिगेड के कप्तान से पूछा कि पास में इतना सारा समुद्र का पानी है, फिर दूर से मीठा पानी क्यों मंगवाया जा रहा है? ये तो समय की बर्बादी है। कप्तान ने बेबसी से पीछे देखा। पता चला कि यह आदेश पीछे खड़े मोटे आदमी ने दिया था। उसने कहा कि यह ऊपर से आया आदेश है और मकसद सिर्फ रिएक्टर को बचाना है। ये सुनकर पार्क और भड़क गया। उसने मोटे आदमी को पकड़ लिया और मारने ही वाला था। पार्क ने साफ कहा कि अब समुद्र का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी वह खुद लेगा। लेकिन कप्तान ने बताया कि उसे समुद्र का पानी न इस्तेमाल करने का आदेश भी मिला है। तब पार्क ने सवाल किया, क्या कुछ बेकार लोहे की मशीनें इंसानी जान से ज्यादा कीमती हैं? लगातार काम करने की वजह से कई फायर फाइटर रेडिएशन की चपेट में आ चुके थे। कोई बेहोश होकर गिर रहा था, कोई लगातार उल्टियां कर रहा था। ऐसे में काम ठीक से हो ही नहीं पा रहा था। हालांकि लगातार पानी डाला जा रहा था, फिर भी रिएक्टर का तापमान बहुत ज्यादा बना हुआ था। रेडिएशन फैलता ही जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही दूर दराज के शहर भी खतरे में आ जाएंगे। इधर मीटिंग रूम में रिपोर्ट आई कि न्यूक्लियर प्लांट के धमाके की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी है। अब इसे छुपाया नहीं जा सकता था। खबर फैलते ही लोग कोरिया छोड़कर भागने लगे। देश हालात से बाहर हो रहा था। तभी एक अधिकारी ने और भी डरावनी बात बताई। धमाके वाले रिएक्टर के पास ही सैकड़ों टन बेकार परमाणु ईंधन की छड़ें रखी थीं, जो ठंडे पानी में डूबी हुई थीं। धमाके से पानी का टैंक कहीं से लीक हो गया था और पानी का स्तर नीचे जा रहा था। अगर ये ईंधन की छड़ें हवा के संपर्क में आ गईं, तो एक और भयानक धमाका होगा। बाहर सिर्फ एक सीमेंट की दीवार थी, जो इतने बड़े धमाके को नहीं रोक पाएगी। तब बहुत भयानक रेडिएशन हवा में फैल जाएगा। उस हालत में पूरा कोरिया तबाह हो जाएगा और फिर से पिछली हालत में चला जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने पार्क को फोन किया और पूछा, अभी हालात कैसे हैं? पार्क ने कहा, अब सवाल पूछने का समय नहीं बचा है। इस बार राष्ट्रपति ने सख्त फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि समुद्र का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। हानहिंग नंबर 1 न्यूक्लियर प्लांट को बंद किया जाएगा। देश के बाकी सभी न्यूक्लियर प्लांट भी बंद किए जाएंगे। कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि बैकअप बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक और प्लांट में हादसा हुआ तो देश पूरी तरह खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश मिलते ही पार्क ने तुरंत फायर ब्रिगेड के कप्तान को कहा कि अब समुद्र का पानी इस्तेमाल किया जाए। समुद्र का पानी मिलने से हालात कुछ संभलने की उम्मीद जगी। थोड़ी सी उम्मीद दिखते ही फायर फाइटरों में फिर से जोश आ गया। अब राहत हेलीकॉप्टर भी काम आने लगे थे। जमीन और हवा से मिलकर काम होने लगा। हालात धीरे धीरे ठीक होते दिखने लगे। रेडिएशन का स्तर भी कम होने लगा था। अब बस एक ही काम बचा था, पानी के टैंक में हो रही लीकेज को रोकना। जब स्टेशन मैनेजर टैंक के पास पहुंचा तो देखा कि दरार से बहुत तेजी से पानी बह रहा है। पार्क ने यह बात राष्ट्रपति को भी बताई। राष्ट्रपति ने पूछा, अब क्या किया जाए? पार्क ने कहा, इसके लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डाल सकें। टपकते ठंडे पानी की वजह से नीचे पानी भर चुका था। पानी घुटनों तक पहुंच गया था। वहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा था। कोई भी इंसान वहाँ कुछ ही मिनट टिक सकता था। ये काम तो सीधे मौत को बुलाने जैसा था। राष्ट्रपति भी बेबस हो गया। धमाके की घटना पहले ही ठीक से नहीं संभाली गई थी। हर तरफ लोग सरकार को दोष दे रहे थे। राष्ट्रपति ने टीवी पर आकर माफी मांगी। उसने कहा कि उसकी गलती और नाकामी की वजह से यह आपदा आई। वह जनता के सामने शर्मिंदा है। उसने देश और परिवार के लिए लोगों से अपील की कि कोई स्वेच्छा से आगे आए और दरार को ठीक करे। ये देखकर रेहा गुस्से में टीवी तोड़ देता है। ये तो साफ तौर पर लोगों को मरने भेजना है। अगर ऊपर बैठे लोग लापरवाह न होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। रेह ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। पता चला कि ट्रैफिक जाम है और उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। वह घबरा गया। उसने कहा कि माँ को लेकर जितना दूर हो सके चली जाओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। तभी मोटे आदमी ने कहा कि वह खुद मदद के लिए
लिए जाएगा। ओल्ड 8 ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मोटे आदमी ने कहा, यहाँ तकनीशियन सिर्फ मैं ही हूँ। फिर उसने नर्स से पूछा, क्या उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है? नर्स कुछ बोलना चाहती थी लेकिन चुप रही और चली गई। उसी पल मोटे आदमी सब समझ गया। उसने सच्चाई मान ली। इसके बाद उसने अपने साथियों से कहा कि वे सब मिलकर वॉलंटियर बने। क्या तुम्हें मरना है? क्या तुम पागल हो? लोग चिल्लाने लगे, लेकिन जेह्योक ने मोटे आदमी का साथ दिया। वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा था। जब उसने सोचा कि उसका परिवार पैदल ही मौत से भाग रहा है तो वह खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। उसका परिवार उसके दिल का सबसे नाजुक हिस्सा था। शायद जेह्योक की बातों का असर हुआ, या शायद सब अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। एक एक करके सब लोग वॉलंटियर बनने को तैयार हो गए। जेह्योक ने अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी बार बात की। कौन चाहेगा कि उसका बॉयफ्रेंड मरने जाए? जेह्योक जानता था कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है। वह चाहता था कि मरने से पहले अपने परिवार और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कर जाए। योनजू अपनी माँ के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है। वह झूठ बोलती है कि जेह्योक रास्ते में है। गाड़ी में पार्क ने सबको एक एक दर्द की गोली दी। सब जानते थे कि इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, शायद बस मन को तसल्ली देने के लिए था। अपने उजड़े हुए शहर को देखकर जेह्योक को पुराना समय याद आ गया, जब यह शहर जिंदा हुआ करता था। उसे अपना बचपन याद आया, जब कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब वह सब वापस नहीं आने वाला था। जब वॉलंटियर अंदर जाने लगे तो दोनों तरफ खड़े फायर फाइटरों ने सिर झुका लिया। ये सबसे सम्मान भरी चुप्पी थी। अंदर जाते ही कुछ लोग टिक नहीं पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। अंदर रेडिएशन बहुत ज्यादा था, हालात बहुत खराब थे। फिर भी सब लोग अपने परिवार के लिए जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में अंदर गए पहले लोगों की हालत बिगड़ने लगी। वे अब ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे थे। समय पूरा होते ही अगला समूह अंदर गया। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में वॉलंटियरों की हालत देखकर राष्ट्रपति की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तभी एक और हादसा हो गया। बचे हुए लोग घायल साथियों को सहारा देकर बाहर ले आए। उसी समय जेह्योक ने देखा कि ऊपर की दरार और बड़ी होती जा रही है। बहुत सारा ठंडा पानी तेजी से बाहर बह रहा था। अब साफ लग रहा था कि इस दरार को बंद करना संभव नहीं है। यह देखकर राष्ट्रपति को भी उम्मीद नहीं रही। उसने बेबस होकर सिर झुका लिया। पार्क ने भी पीछे हटने का आदेश दे दिया। सबका मन बहुत भारी हो गया। आखिरी कदम पर आकर हार मानना किसी को मंजूर नहीं था। तभी जेह्योक के दिमाग में एक तरीका आया। उसने कहा कि अगर छत को उड़ा दिया जाए और नीचे वाले कमरे का रास्ता बंद कर दिया जाए तो वहाँ एक नया पानी जमा होने का स्थान बन सकता है। इससे हालात संभल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब था कि किसी एक को अंदर रहकर विस्फोट करना होगा, और विस्फोट लगाने वाला सिर्फ एक ही था, जेह्योक। उसने बम उठाया और तैयारी कर ली। उसने कहा, हम स्वर्ग जाएंगे, है ना? साथ ही आखिरी दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर से वेल्डिंग शुरू हो जाती है। अपने ही साथी को अंदर छोड़कर जाना बहुत दर्दनाक था। जेह्योक अंदर बम लगाना शुरू करता है। पानी का दबाव बहुत बढ़ चुका था। उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। दर्द सहने के लिए वह सिर्फ दर्द की गोलियां खा रहा था। पार्क ने रेडियो पर जेह्योक की हालत पूछी। जेह्योक ने कहा, मैं अब ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। क्या बम फोड़ सकता हूँ? पार्क ने कहा, थोड़ा और रुक जाओ, वेल्डिंग बस पूरी होने वाली है। अपने हेलमेट में लगे कैमरे को देखते हुए जेह्योक ने एक आखिरी अनुरोध किया। उसने कहा कि उसकी बात सबको दिखाई जाए। मीटिंग रूम से लाइव प्रसारण चालू किया गया। टीवी पर जेह्योक को देखकर उसकी माँ टूट गई। जेह्योक ने माँ से कहा कि वह उसे बहुत याद करेगा और उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धन्यवाद कहा, उससे अपने प्यार का इजहार किया। यह भी कहा कि वह हमेशा साथ नहीं रह पाएगा, इसका उसे अफसोस है। उसने अपनी भाभी से माफी मांगी और कहा कि इतने सालों तक माँ की देखभाल वही करती रही। माँ और गर्लफ्रेंड दोनों फूट फूट कर रोने लगी। अब जेह्योक का शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ से हेलमेट गिर गया और पानी में डूब गया। माँ बस स्क्रीन के सामने उसका नाम पुकारती रही। उधर बाहर वेल्डिंग पूरी हो चुकी थी। सारे साथी सुरक्षित बाहर जा चुके थे। जेह्योक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और बम का बटन दबा दिया। लाल चेहरों वाले ये लोग देश और लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दे दी। ये सब सच्चे हीरो थे। जब अच्छी खबर आई तो मीटिंग रूम में बैठे लोग चुप हो गए। हर किसी का मन भारी था। जेह्योक हमेशा के लिए पानी के उस हिस्से में सो गया। जो लोग रेडिएशन से संक्रमित हुए थे वे भी नहीं बच पाए। उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। राष्ट्रपति ने खुद इन सभी हीरो को श्रद्धांजलि दी। लोगों को नए घर मिले। उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। योनजू ने जेह्योक के साथ अपनी बचपन की तस्वीर उस जगह पर लगा दी जो हमेशा उसके नाम की रहेगी।